हेलो नमस्ते साथियों। इस क्लास में हम कक्षा 9 के गणित विषय की प्रश्नावली 11.4 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने 11वीं प्रश्नावली तक की सारी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया था और इसकी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इससे पहले हमने 11वीं प्रश्नावली की एक इंट्रोडक्शन की क्लास लगाई थी जिसमें महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हमने जिक्र किया था। वो क्लास आपने अवश्य देखी होगी। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को देखना आप न भूलिएगा। इस क्लास की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहां से आप उसको डायरेक्ट क्लिक करके देख सकते हैं। उसमें इस प्रश्नावली में काम आने वाले सभी महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में हमने जिक्र किया है। आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आपने क्लास को ज्वाइन किया, आपसे ये निवेदन है कि क्लास को लास्ट तक देखते रहिए ताकि इस प्रश्नावली से संबंधित सभी प्रश्नों को हम पूरी तरीके से हल कर सकें। तो चलिए, उस प्रश्नावली में जो इंट्रोडक्शन की प्रश्नावली में हमने महत्वपूर्ण सूत्रों की श्रृंखला में सभी सूत्रों का समावेश किया था, चाहे वो 11.1, 11.2, 11.3 और 11.4 से संबंधित सारे सूत्रों को समावेश किया था। हम उन सूत्रों में से वो सूत्र थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो बातें इस प्रश्नावली में काम आने वाली है, अर्थात 11.4 में काम आने वाली है। इस प्रश्नावली में हम गोले यानी स्फेयर और हेमीस्फेयर के आयतन यानी वॉल्यूम के बारे में सभी प्रश्नों में कहीं ना कहीं जिक्र करेंगे। तो इस बात का हमें पता होना चाहिए कि गोला किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, आयतन के सूत्र क्या होते हैं। तो यहाँ हम एक फॉर्मल बोर्ड के माध्यम से पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हम इस प्रश्नावली में जो बातें पढ़ने वाले हैं उनमें क्या खास है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गोला स्फेयर के बारे में। गोला क्या क्या परिभाषा बनती है इसकी? एक वर्ताकार कागज को व्यास के अनुदिश घुमाने पर बनने वाली आभासी आकृति गोला कहलाती है। ये सब बातें हमने उस इंट्रोडक्शन की क्लास में की थी। एक वर्ताकार कागज को हमने एक व्यास के अनुदिश घुमाकर देखा था, तो एक आभासी आकृति जो बन रही थी वो एक गोलाकार थी। यहाँ पे भी हम थोड़ा अभ्यास करेंगे उस चीज़ का। पहले हम देख लेते हैं, ये परिभाषा पढ़ ली, फिर हम देखते हैं ये गोले की इस प्रकार से आकृति बनती है। ये त्रिविमीय होता है। गोले का जो आधा भाग होता है वो अर्धगोला कहलाता है, हेमीस्फेयर जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से कटा हुआ भाग। ये गोले की जो सबसे महत्वपूर्ण आप एक उदाहरण ले सकते हो, वो दैनिक जीवन में काम आने वाली गेंद जो होती है वो एक गोले के आकार की होती है। अब हम बात इस प्रश्नावली में करेंगे स्फेयर और हेमीस्फेयर के आयतन के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। तो हमें पता होना चाहिए कि वॉल्यूम होता क्या है, मतलब आयतन क्या होता है। देखिए, कोई भी वस्तु होती है वो कुछ न कुछ स्थान घेरती है, तो वो जो स्थान घेरती है वही आयतन है। तो इसकी परिभाषा भी सुपरिभाषित परिभाषा इस प्रकार से है कि किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है। मान लीजिए कि कोई भी चीज होती है वो कुछ न कुछ स्थान घेरती है। ये अपना बोर्ड है, ये भी कुछ न कुछ स्थान घेरे हुए है। कोई भी चीज होती है वो कोई कहीं पर भी हम रखते हैं तो वो कुछ न कुछ स्थान घेरती है। तो वो जो स्थान होता है उसका माप जो होता है वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है, उस माप को वस्तु का क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे प्रश्नों में काम आने वाली बात, ये बातें तो थी प्रारंभिक बातें जो हमने वहाँ इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी और यहाँ हमने रिवाइज कर ली ताकि हमें उस बात का और नए सिरे से पता चल जाए। अब यहाँ हम पढ़ेंगे गोले के आयतनों से संबंधित समस्याओं का समाधान करेंगे, मतलब प्रश्नों को हल करेंगे। तो गोले के आयतन को हमें ज्ञात करना है तो उसके लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा 4/3 गुणा पाई गुणा r की घात 3, r क्यूब बोलेंगे इसको, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। एक हम अर्धगोले के आयतन से संबंधित सवालों को हल करेंगे। तो एक सूत्र हमें अर्धगोले के आयतन का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ 4/3 है, यहाँ 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ ध्यान रखना r की घात 3 है और r इस गोले का कह दो या अर्धगोले का कह दो, रेडियस है, त्रिज्या है। तो चलिए, इन बातों को सीख लेने के बाद हम बात कर लेते हैं अपने इस प्रश्नावली में आए हुए प्रश्नों के बारे में। अब देखिए, यहाँ हमने जो पढ़ा था इसका थोड़ा सा हम अभ्यास कर लेते हैं। किसी वर्ताकार कागज को व्यास के अनुदिश घुमाते हैं तो जो आभासी आकृति प्राप्त होती है वो गोला कहलाती है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कि अपने पास कोई इस प्रकार का कागज का कटा हुआ कोई वर्ताकार टुकड़ा है
ये वृत्त है, एक कागज का टुकड़ा, इसको हम एक व्यास के अनुदिश घुमाते हैं। यहाँ पे हमने डोरी बांधी है, इसके अनुदिश हम घुमाते हैं तो आभास कीजिए कि ये जो एक आकृति का जो आभास हो रहा है, ये आकृति किस प्रकार की बन रही है। ये अवश्य ही आपको इस प्रकार की लग रही होगी, एक गोलाकार आकृति लग रही होगी, गेंद के समान। इसको और तेज घुमाएंगे तो ये जैसे पंखा चलता है तो एक वृत्त के समान दिखाई देता है हमें अपना, उसी प्रकार इसको अगर और तेज घुमाएंगे तो ये एक गोल आकृति दिखाई देगी, वो गेंद जैसी नजर आएगी। इसको घुमाने से कैसी आकृति बनेगी, ऐसी आकृति बनेगी। ये गोल बंद आकृति है, ये गेंद है मान लीजिए, इस गेंद को हम क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। और इसकी त्रिज्या क्या होती है, जिस वृत्त को घुमाने से ये जो आकृति प्राप्त होती है, इस वृत्त की त्रिज्या ही इस गोले की त्रिज्या होती है। ये हो गया वृत्त। अब देखिए ये हो गया गोला, वृत्त से क्या बन गया, गोला। अब हम अगर इस गोले को बीचों बीच से काट देते हैं, एकदम बीचों बीच दो पूरे हिस्से कर दे, तो ये ऐसे बचेगा। और ऐसे बचने से जो वृत्त बनेगा, जो गोला बनेगा, उसको हम हेमीस्फीयर कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे, हेमीस्फीयर। मान लीजिए कि ये एक फेस था जहाँ से इसको काटा है, तो काटने से ये जो फेस बचा है, ये वक्रीय फेस बच गया, यानी घुमावदार फेस बच गया, ये कटोरी नुमा, और ये बच गया एक सीधा वृत्ताकार फेस। तो इन बातों को हमने अपनी परिभाषा में सम्मिलित किया था, इसलिए यहाँ पे हमने जिक्र कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्रश्नों के हल के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न दिया गया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यहाँ पे हमें दो बिंदुवत प्रश्न दिए गए हैं, एक गोला, दो गोले दिए गए हैं, उस गोले का आयतन ज्ञात करना है जिसकी त्रिज्या हमें दी गई है, पहले की 7 सेंटीमीटर, दूसरे की 0.63 मीटर। ध्यान रखना, ये 6.63 मीटर में माप है। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने के लिए हमें वही बात लिखनी होती है जो हमें दी हुई होती है। इसमें क्या दिया गया है, गोले की त्रिज्या दी गई है, और त्रिज्या को हम किस रूप में दर्शाते हैं, आर के द्वारा दर्शाते हैं, और वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। ध्यान रखना, 7 सेंटीमीटर हमने प्रश्न में जो माप दिया गया है, जो विमा दी गई है, वो लिख ली। अब हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसका आयतन, गोले का आयतन। गोले के आयतन का सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, फिर इसका हम करेंगे सॉल्यूशन। गोले का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र में देखिए v लिख सकते हैं आयतन की जगह, वॉल्यूम जिसका मीनिंग होता है इस कारण से, 4/3 गुणा में 22/7 करेंगे, गुणा आर क्यूब की जगह करेंगे 7 की क्यूब। आर क्यूब घात 3 को हमेशा क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, इसका मतलब हमने लिख दिया 7 की क्यूब। अब आगे इसको हल करें तो 4/3 गुणा 22/7 एक बार ऐसे लिखते हैं, क्योंकि हमें इस 7 क्यूब की जगह 7 गुणा 7 रखना है। ध्यान दीजिए, ये एक 7 हर वाला एक अंश वाले से कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, 4 गुणा 22 गुणा 7 गुणा 7। इन सब को हल करना है, नीचे क्या है 3, इसका भाग देना है। तो 4 गुणा 22 कितना हो जाता है, 88। 4 गुणा 22 कितना हो जाता है, 88। फिर उसको किससे गुणा करना है, 7 से, कितना हो जाएगा 56, और 5 हासिल के 61। फिर इसको और गुणा करना है हमें किससे, इस 7 से, इससे तो कर लिया, यहाँ पे इस 7 से और करना है, तो कितना आ जाएगा हमें, देखिए 6 7 7 6 42, 7 और 4 11, 4 हासिल वाले, और 42 और 1 43, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो इनका गुणा आया है इसमें भाग देना है, किस चीज का, 3 का भाग देना है। तो 3 का भाग देने से क्या आता है, देखिए एक बार भाग गया, 3 आ गए, बचा 1 उतारा, ये 3 भाग गया, 4 बार आए 12 शेष बचेगा 1, फिर उतरेगा 1 भाग जाएगा, 3 बार आएगा 9 शेष बचेगा 2, उतरेगा 2 भाग जाएगा, 7 बार आएगा 21 बचेगा 1। अब 1 बचने के बाद देखिए आगे उतरने वाली संख्या है नहीं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका हम आंसर लिख देंगे। यहाँ पे कितना आया, ये गुणा करके 3 का भाग देने से आया है 1437। शेष कितना बचा, 1 भाग का किसका दिया था, 3 का। ये हमने क्या निकाला है,
आयतन। तो इसका मात्रक क्या होगा, ध्यान रखना, यहाँ पे हमने मात्रक का जिक्र और नहीं किया। उस इंट्रोडक्शन की क्लास में मात्रक का जिक्र किया था कि क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग इकाई होता है और आयतन का मात्रक घन इकाई होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इकाई अपनी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे और ये अपना हो जाएगा आंसर पहले बिंदुवत प्रश्न का, पहले बिंदुवत प्रश्न का। अब हम क्या करेंगे, ये अपना रफ काम था, इसको हमने यहाँ से हटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। दूसरे प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न में दिया गया है त्रिज्या बराबर गोले की त्रिज्या बराबर 0.63 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, आयतन। आयतन बराबर होता क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 के गुणा में क्या लिखेंगे, 22/7 लिखेंगे। आर क्यूब की जगह क्या लिखेंगे, 0.63 की घात 3 लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस 0.63 पे जो घात 3 है उसको हम हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 0.63 ये सभी क्या हो गए, गुणा में आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हम इस 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 0.21 बार। फिर इस 7 से हम इसको काटेंगे तो 0.03 बार कट गया। अब हमें क्या करना है, 4 को 22 से गुणा करना है, फिर 0.3 से गुणा करना है, फिर 6.3 से, फिर 6.3 से गुणा करना है। करने के बाद जो उत्तर मिलेगा वो उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार हम जब उत्तर करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा, 1.047816 आ जाएगा। तो इसको हम लमसम क्या लिख देंगे, 1.05। और ये हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है गोले का। तो इसका मात्रक क्या होगा, इकाई पे का घन होगा, तो इसका मीटर। आप देखिए इस प्रश्न में हमने ये जो गुणा की जो संक्रिया की है उसको समझने के लिए आप इसके फॉर्मल बोर्ड का देखिए इस्तेमाल करेंगे। 4 को 22 से गुणा करेगा 88 आएगा, फिर 88 को 0.3 से गुणा किया तो 2.64 आएगा, फिर इसको 0.63 से गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 1.6623, फिर एक बार और 6.3 है तो इसका गुणा करने से ये उत्तर हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। तो इसका ये उत्तर आप प्राप्त करेंगे 1.05, लगभग इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी। वैसे गुणा की जो प्रक्रिया है वो आप स्वयं करेंगे तो ही अच्छा रहेगा। ये उत्तर जो आया है ये लगभग में आया है। गुणा की जो प्रक्रिया है वो आप स्वयं कीजिए और आप यहाँ पे भी इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने गुणा किया। 4 को 22 से किया, 88 आ गया, फिर इस प्रकार से गुणा करके ये हमें उत्तर मिला है। अब आप इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए पहले और दूसरे प्रश्न को। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 2 की। दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए या विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास यानी डायमीटर में दिया गया निम्न है। यहाँ पे भी 2 बिंदुवत प्रश्न है, ध्यान रखना। दोनों बिंदुवत प्रश्नों में व्यास दिया गया है। इसका पहले का डायमीटर जो है वो 28 सेंटीमीटर है, दूसरे का 0.21 मीटर है। ये पैमाना मीटर में है। देखिए अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न का निकालना है आयतन। क्या निकालना है, आयतन। आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। और है क्या, गोलाकार गेंद है, इसे गोलाकार गेंद है और जिसका जो व्यास है वो कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें पता है कि किसी भी गोले का व्यास जो होता है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो यहाँ हमें लिखेंगे गोले का व्यास, डायमीटर ऑफ स्फीयर। यहाँ से ये हटा लेते हैं, गोले का व्यास है बराबर 28 cm। अब हमें क्या निकालना है,
गोले की त्रिज्या चाहिए। आयतन निकालने के लिए त्रिज्या चाहिए, आर क्यूब होती है तो त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या का हमें पता है कि आर क्या होता है, d/2 होता है। डी में 2 का मतलब डायमीटर यानी व्यास में 2 का भाग देने से हमें प्राप्त होता है। तो इसका मान हमें प्राप्त हो जाएगा 28/2 बराबर 14 सेंटीमीटर। यानी इसका व्यास का जो मान, त्रिज्या का जो मान आया वो कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, अब एक ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो उसका हमें क्या निकालना है, व्यास आयतन निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वो सूत्र जो हमें आवश्यक है गोले का आयतन। गोले के आयतन के लिए हमें सूत्र जो जरूरी होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए क्या करना पड़ेगा, 4/3 की जगह 4/3 आ जाएगा, पाई की जगह 22/7 हमें मान ज्ञात है, आर क्यूब की जगह आ जाएगा 14 की क्यूब। ध्यान देना 4/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 14। अब क्या करना पड़ेगा हमें, हम सबसे पहले इस 7 हर वाले को इस 14 2 से अंश से 2 बार कट जाएगा, यानी 7 से 14 कितनी बार कटेगा, 2 बार, यानी 7 में 14 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो ये कट गया। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें 4 को 22 से गुणा करना है, फिर उसको 2 से गुणा करना है, फिर 14 से, फिर 14 से, फिर हम उसमें 3 का भाग लगा के हल करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इसका उत्तर, आयतन प्राप्त हो जाएगा। तो इसको देखिए आप इसमें देख पा रहे हैं, इसको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 आ जाएगा, फिर 2 से गुणा करेंगे 176 आ जाएगा, 14 से गुणा करने पर 2464 इस प्रकार से आ जाएगा, फिर 14 से गुणा करोगे तो 34,996 प्राप्त होगा, फिर 34,996 में 3 का भाग दोगे तो आ जाएगा 11,498, 2 शेष फल बचेगा और 3 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 14,498 सही 2/3। इसका क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। इसको आप यहाँ से देख के उतार सकते हैं, अन्यथा आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं कीजिए, ये सबसे बेहतर तरीका होता है। तो इसको अब जब हम हल करेंगे 2 22 4 14 14 को गुणा करके 3 का भाग देंगे तो हमें मिलेगा 14,498 सही 2/3। अब ये निकाला है हमने आयतन, तो इसका मात्रक हो जाएगा घन इकाई, तो घन इकाई में होता है सेंटीमीटर अपना इकाई है, तो सेंटीमीटर घन आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना पहले का उत्तर। इस बात को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, या आप इस क्लास को रोक कर स्क्रीनशॉट लेके आप अगर बाद में लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना दूसरा प्रश्न है जिसमें दिया गया है गोले का व्यास, और गोले का व्यास हम डी से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं 0.21 मीटर में इसका माप है। अब हमें इसकी निकालनी है त्रिज्या। गोले की बात कर रहे हैं तो गोले की त्रिज्या r जो होती है वो d/2 होती है, d/2, तो r का जो मान आएगा वो हम सीधा ही लिख सकते हैं, r का मान आ जाएगा, त्रिज्या बराबर आ जाएगी 0.105। जब इसमें इसका 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 0.105 मीटर। अब हमें क्या निकालना है, आयतन। अब ऐसे लिखना जरूरी नहीं है कि गोले का आयतन, क्योंकि गोले से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं तो गोले का ही आयतन लिखेंगे और किसका करेंगे, आयतन निकालना है। आयतन का सूत्र लिख देते हैं पहले, 4/3 पाई आर क्यूब, ये सूत्र होता है सबके लिए, 4/3 पाई आर क्यूब। अब 4/3 पाई आर क्यूब में हम क्या करेंगे, यहाँ पे संबंधित सभी मान लिखेंगे। कौन कौन से, 4/3 लिखेंगे, गुणा पाई का मान 22/7 लिखेंगे, गुणा आर क्यूब की जगह हम 0.105 की क्यूब लिखेंगे। 0.105 अपना क्या है, आर है, क्या है, आर। अब देखिए अब हमें क्या प्राप्त होगा आगे, आगे हम लिखेंगे, इसको आगे हल करेंगे तो 4/3 फिर गुणा में 22/7, फिर गुणा में आ जाएगा 0.105 गुणा 0.105। यहाँ से हम इसको एक बार हटा लेते हैं, ये बात हम पढ़ चुके हैं। फिर 0.105
5। अब देखिए आगे हम क्या करेंगे, ये जो नीचे 3 और 7 हर में है और ऊपर जो संख्याएं हैं अंश में है, उनसे हम चेक करते हैं कि ये एक दूसरे से कट रहे हैं या नहीं। तो ये जो 7 है ये इससे कट जाएगा कितनी बार, 0.015 बार। फिर ये 3 जो है वो भी इससे कट जाएगा 0.005 बार। यानी अब जो हमारा उत्तर होगा वो क्या होगा, 4 गुणा 22 गुणा 0.105 0.105 0.005, इन सबको गुणा करने से हमें प्राप्त होने वाली संख्या ही इसका हमारा क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। तो देखिए जब हम 4 को 22 से गुणा करेंगे तो 88 आ जाएगा। फिर 105 से गुणा करने से 9.240 आ जाएगा। फिर इसको गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.97020। फिर हम इस 005 से गुणा करेंगे 0.005 से, तो ये हमें जो प्राप्त होने वाली राशि है वो 0.004851000 प्राप्त होगी। तो इसको हम लगभग ऐसा लिखेंगे 0.0048510 0.0048510। यहाँ पे जो संख्या थी वो 0.005 थी, तो इसका जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 0.0048510। लास्ट वाले 0 यहाँ से ये लिखने की आवश्यकता होती नहीं है। अब हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है, किसका, गोले का निकाला है। तो मात्र क्या हो जाएगा, घन इकाई होता है, घन इकाई क्या है अपनी मीटर, तो ये मीटर क्यूब हो जाएगा। या इसको आप मीटर क्यूब को आप घन मीटर भी लिख सकते हैं। ये अपना दूसरे बिंदुवत प्रश्न का उत्तर हो गया, दूसरे का उत्तर हो गया। आप इसे अपने कॉपी में नोट रखिए तथा इस प्रश्न को एक बार में समझ में नहीं आने से दोबारा देख के आपको इसको अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए तथा बार बार इसका अभ्यास करने से ये प्रश्नावली बड़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्लास को रोक कर इस बोर्ड पे लिखी हुई बातों को आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमें इस प्रकार से दिया गया है कि धातु की एक गेंद का व्यास दिया गया है। कोई गेंद है, मतलब गोलाकार आकृति की यहाँ पे बात करनी पड़ेगी, और उसका व्यास हमें दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। यदि इस धातु का घनत्व है 9.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन निकालने के लिए हमारे पास जो उपलब्ध सूत्र है गोले के आयतन का, उसके माध्यम से हम आयतन निकालेंगे। फिर इसके द्रव्यमान के लिए इस घनत्व को सापेक्ष मानते हुए घनत्व में एक एक की नियम लगाकर हम इसका क्या निकाल लेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे। कैसे, देखिए इस गोले में जो चीज़ हमें दी गई है, जो विमा हमें दी गई है, वो है गेंद का व्यास। तो जो हमारे पास गेंद है, धातु की गेंद, उसको हम उसके बराबर हम प्रश्न को शुरू करने पर ही लिख देंगे। धातु की गेंद बराबर हमारे पास है एक गोला। यानी जो धातु की गेंद है उसको हम गोले के रूप में देखेंगे और गोले के रूप में देखते हुए इसके द्रव्यमान तक पहुंचने का प्रयास हम करेंगे। तो यहाँ हमें दिया गया है गोले का व्यास। वास्तव में धातु की गेंद का व्यास दिया गया है, लेकिन हमने धातु की गेंद को क्या मान लिया है, गोला मान लिया है। तो ये दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। अब इस गोले की त्रिज्या निकालनी होती है। जो त्रिज्या होती है r नाम से दर्शाते हैं, वो d/2 होती है। d यहाँ पे व्यास है, ये हमने यहाँ तक पढ़ ही लिया था, सीख ही लिया था। तो इसमें अगर हम देखें 4.2 में 2 का भाग देने से हमें क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगी, हमें त्रिज्या मिल जाएगी। तो जो r का मान आएगा वो आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर। 2.1 सेंटीमीटर 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या के माध्यम से हम क्या निकालेंगे, इस गेंद मतलब गोले का क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सूत्र लिख लेते हैं कि गोले का आयतन निकालने का सूत्र हमारे पास क्या है,
4/3 पाई आर क्यूब है, जैसा हमने यहाँ सीखा था शुरुआत में। अब हमें क्या करना है, इसमें जो जो हमारे पास उपलब्ध मान है, जैसे 4/3 है, पाई का मान हमें 22/7 दिया हुआ होता है, याद रहता है। आर का मान हमें 2.1 मिला है, 2.1। तो इस पे घात हम कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। इसको आगे हम हल करें तो इसको लिखेंगे 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। ये 2.1 जो है वो नज़दीक लिख देते हैं ताकि वो अब देखिए क्या करना है। अब हम इस अंश और हर के सापेक्ष किसी संख्या को काट सकते हैं क्या? ये 3 इससे 0.7 बार कटता है और ये 7 इससे कट जाएगा 0.1 बार। जब हम इस 4 को 22 से गुणा करेंगे, फिर 2.1 को गुणा करेंगे, फिर उस संख्या को 2.1 से गुणा करेंगे, फिर 0.1 से गुणा करेंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी, गुणा करने की प्रक्रिया आप खुद को आनी चाहिए और आती भी है। जो प्राप्त होने वाली संख्या है वो आ जाएगी 38.808। ये हमने क्या निकाला है, आयतन निकाला है। आयतन का मात्र क्या होता है, घन इकाई होता है। घन इकाई लिख दो या इकाई पे घात 3 लगा दो, इकाई क्यूब। ये तो हुआ क्या, इस धातु के गोले का आयतन हुआ। अब हमें निकालना क्या है, द्रव्यमान निकालना है। हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान का जो मापांक है या जो मात्रा है या जो संबंध है वो किस प्रकार से दिया गया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान दिया गया है हमें इस प्रश्न में 8.9 ग्राम। 8.9 ग्राम इतना हमें इस प्रश्न में दिया गया। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का कुछ मापांक हमें दिया हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना मिल रहा है, 8.9 ग्राम। अब हमें क्या करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 8.9 ग्राम। तो हमें कितने आयतन का द्रव्यमान निकालना है, 38.808। तो 38.808 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। मान लीजिए 38.808 को हमें गुणा करना पड़ेगा 8.9 से। तो जो राशि हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, इस द्रव्यमान की 38.808 की क्या होगी, इसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 345। गुणा करने के बाद आप निकालोगे तो 345.3912 और इसको हम लगभग में लिखेंगे तो इसका मान आ जाएगा 345.39 ग्राम। ये इसका हो जाएगा आंसर। अतः हम इसे लिख सकते हैं कि अतः धातु की गेंद का द्रव्यमान, अतः धातु की गेंद का द्रव्यमान कितना है, 345.39 ग्राम है। अब देखिए यहाँ पे हमने 2 गुणन संक्रिया की है। उन गुणन संक्रियाओं को आप स्वयं अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में करेंगे। कौन सी, 4 को 22 से 2.1 फिर 0.1 को, फिर यहाँ पे इसको गुणा किया है। आप इसको अपने कॉपी में, अभ्यास कॉपी में खुद करके अभ्यास कीजिए। इस प्रकार से इसका हमें उत्तर जो है वो प्राप्त होने वाला है। इस प्रकार से देखिए, 4 को 22 से गुणा करेंगे 88 आएगा, फिर इसको गुणा करेंगे 2.1 से गुणा करेंगे, 1.1 से गुणा करेंगे, फिर यहाँ वाली जो गुणन प्रक्रिया वो हल करेंगे तो हमें इस प्रकार से वो राशि प्राप्त होगी। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट कीजिए
या स्क्रीनशॉट के तौर पर आप सेव कर सकते हैं। क्लास को रोक के आगे का प्रश्न इससे अगले पैनल पे हम ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन की कौन सी भिन्न है। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये चंद्रमा है, इसका व्यास 1 है, तो इस पृथ्वी का व्यास 4 होगा, ऐसा दिया गया है। डायग्राम के माध्यम से समझे तो, या फिर इसमें प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास को 1/4 गुणा करने से, चौथाई कब होता है, किसी भी संख्या को 1/4 से गुणा करने से चौथाई हो जाता है। तो पृथ्वी का व्यास कब हो जाता है 1/4 से चौथाई, वो जब 1/4 हो जाता है तो चंद्रमा के व्यास के बराबर हो जाता है। ऐसा इस प्रश्न में दिया हुआ बातें हैं, वो हमने बोर्ड पे लिख ली है। अब हमें क्या करना है, आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए हमें जो आवश्यकता होती है वो होती है आर की, मतलब रेडियस की। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों बातों को, जैसे चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास है, अगर इस पृथ्वी के व्यास को हम इसके बट्टा में ले आए, ये इसके गुणा में 1/4 में, तो ऐसे लिखें कि यहाँ चंद्रमा का व्यास है ही, चंद्रमा का व्यास बट्टा हम लिखेंगे पृथ्वी का व्यास। अब ध्यान देना, चंद्रमा का व्यास बट्टा पृथ्वी का व्यास कितना है, 1/4 है। अब इन दोनों की त्रिज्या निकालनी है, चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या, तो कितनी हो जाएगी। देखिए, चंद्रमा की त्रिज्या r, ये रेडियस, ये डायमीटर था, बटा पृथ्वी की त्रिज्या। ध्यान देना, भिन्न वो की वही बनेगी। खास बात इसमें है ये है कि भिन्न आपको वो की वही प्राप्त होगी। कैसे, देखिए, रेडियस कब निकलता है, यानी रेडियस निकलता है डायमीटर में 2 का भाग देने से। यहाँ डायमीटर 1 तो इसका रेडियस 1/2, यहाँ डायमीटर 4 तो इसका रेडियस 4/2। ध्यान देना क्या हो जाएगा इसमें, ये भिन्न के भिन्न में है, भिन्न के भिन्न में कोई भिन्न आती है तो अंश ऊपर वाली जो भिन्न होती है ना, जैसे 1/2 है, इसके नीचे वाली भिन्न, इसका व्युत्क्रम चला जाता है, यानी 2/4, ये 4/2 है, लेकिन इसका व्युत्क्रम यानी पलट के चली जाती है, ये कट के कितना आ जाएगा, 1/4 ही आ जाएगा। कहने का मतलब जितनी भिन्न चंद्रमा के व्यास के लिए आई उतनी ही भिन्न चंद्रमा के त्रिज्या के लिए आ गई। 2 का भाग दिया था हमने, भले इसमें भी 2 का भाग दिया, इसमें भी 2 का भाग दिया था, लेकिन जो भिन्न प्राप्त हुई वो 1/4, यानी अनुपात जो है वो बराबर है, क्योंकि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जो होता है वो भिन्न और अनुपात में कभी परिवर्तित नहीं होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रम में चले जाके कट जाते हैं। अब हमें वास्तव में निकालना क्या है, आयतन निकालना है। हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया चंद्रमा की त्रिज्या और पृथ्वी की त्रिज्या प्राप्त हो गई। अब हमें निकालनी है किसकी भिन्न, चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन की, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी का आयतन, ये भिन्न निकालनी है। तो आयतनों का पहले तो हम एक दूसरे का सूत्र लिखें। आयतनों का सूत्र 4/3 πr³ ही इसका होता है और 4/3 πr³ ही इसका होता है। तो अब देखिए, ये 4/3 पाई, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ चंद्रमा की जो रेडियस है, त्रिज्या है, चंद्रमा की त्रिज्या कितनी है, 1/3 बट्टा पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, 4/3, यानी इनकी जो दोनों भिन्न बनेगी वो कितनी बन जाएगी, 1/64। 1/64 कैसे, 1/3 अगर लिखें तो 1 गुणा 1 गुणा 1 होती है और 4/4 4 गुणा 4 होती है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 और 4 गुणा 4 गुणा 4 64। यही भिन्न थी और यही अपना उत्तर है चौथे प्रश्न का। यही तो अपनी भिन्न थी और यही अपना उत्तर है, क्यों भिन्न ही पूछा था, भिन्न ही आ गई है। चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन की भिन्न पूछी थी और हमने चंद्रमा के आयतन और पृथ्वी के आयतन की भिन्न 1/64 प्राप्त कर ली है। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप इस क्लास को यहाँ पे रोक के उतार लीजिए।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। यानी यहाँ पे वास्तव में दो बातें पूछी गई है। पहले तो हमें आयतन निकालना पड़ेगा और उस आयतन का यानी अर्धगोले का आयतन निकालेंगे और आयतन के बाद हम निकालेंगे धारिता। जैसा हमने पिछले प्रश्नावली में भी एक दो क्वेश्चनों को किया था कि धारिता किस प्रकार से निकलती है। यानी कोई भी बर्तन 1000 सेंटीमीटर क्यूब का होता है, उसकी धारिता होती है 1 लीटर। और अगर वो 1 मीटर क्यूब का होता है, 1 मीटर क्यूब का, तो उसकी धारिता होती है 1000 लीटर। ये धारिताओं की से संबंधित जो बातें हैं वो हमने पिछली क्लासों में पढ़ी है और हम वो बातें सीखते आए हैं कि किस प्रकार से किसी बर्तन की धारिता यानी द्रव्यमान उसमें समाहित होने की जो नियम होता है या जो उसकी जो कैपेसिटी होती है द्रव्यमान और आयतन की, वो एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित होती है, वो हमने बातें वहाँ पे पिछली क्लासों में 6ठी 7वीं 8वीं से हम पढ़ते आए हैं। तो इस माध्यम से हम इसमें दोनों जो बातें हैं उन दोनों बातों को हम यहाँ पे हल करेंगे। पहले तो कटोरे में क्या निकालेंगे, कटोरे का यहाँ तक आयतन निकालेंगे, फिर दूध की बात आ गई तो हम उसकी धारिता निकालेंगे, मतलब द्रव्यमान धारण करने की इसमें कैपेसिटी निकालेंगे। तो प्रश्न शुरू करने का तरीका वही है कि सबसे पहले कौन सी बात लिखें, सबसे पहले वो बात लिखिए जो प्रश्न में दी हुई है। यहाँ पे क्या दिया गया है, अर्धगोलाकार कटोरा दिया गया है, अर्धगोलाकार कटोरा। और अर्धगोलाकार कटोरा हम क्या मानेंगे, सिर्फ अर्धगोला मानेंगे, अर्ध हेमीस्फेयर मानेंगे, हेमीस्फेयर यानी अर्धगोलाकार जो कटोरा है वो हमारे लिए हेमीस्फेयर है। क्या है हमारे लिए, एक अर्धगोला ही है, सिर्फ कटोरा दटोरा हम इसमें नहीं लिखेंगे। अब हम वो चीज देखते हैं जो क्या लिखी गई है। अर्धगोले का व्यास दिया गया है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास मतलब डायमीटर हमें दिया गया है 10.5 और वो भी सेंटीमीटर मात्रक में दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर मात्रक में दिया गया है। अब हम क्या निकालेंगे, हमें निकालना है सबसे पहले आयतन, फिर उसकी धारिता यानी द्रव्यमान की धारिता निकालेंगे। तो हेमीस्फेयर का आयतन निकालने के लिए अपने पास सूत्र है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 2/3 पाई आर क्यूब। शुरू में ही हमने बात की थी कि आयतन क्या होता है, गोला क्या होता है, अर्धगोला क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसके गोले और आयतन के, गोले और अर्धगोले के आयतन के सूत्र क्या होते हैं, वो बातें हमने यहाँ पे अपने फॉर्मल बोर्ड पे की थी, वो आपको सामने नजर भी आ रहा होगा। तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, सबसे पहले अर्धगोले की त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि अर्धगोले का हमें आयतन प्राप्त करना है और आयतन प्राप्त करने के लिए हमें डायमीटर की नहीं रेडियस की आवश्यकता होती है। और जो रेडियस होती है वो हम पहले पढ़ते हैं कि d/2 होती है। इसका मतलब इस अर्धगोले की जो त्रिज्या होगी r का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 में 2 का भाग देने से, और वो होती है 5.25 और वो भी सेंटीमीटर माप में आ गई। अब देखिए सेंटीमीटर माप में हमें रेडियस मिल गई। अब हमें निकालना है इसका क्या, आयतन। क्या निकालना है, आयतन v लिख सकते हैं। अब आयतन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि अर्धगोलाकार कटोरे का आयतन, अरे प्रश्न में ही अर्धगोलाकार कटोरे की बात चल रही है तो यहाँ पे अर्धगोलाकार कटोरे की ही तो आयतन लिखेंगे, किसी अन्य बेलन शंकु की बात थोड़ी करेंगे। जो प्रश्न में जिससे संबंधित बातें चल रही है उसी का आयतन निकाल रहे। आयतन अर्धगोले का है, आयतन का अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोला माना है, उसका आयतन निकाल रहे। इसका सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ संबंधित सभी मानों को लिखना है। संबंधित मान अपने कौन कौन से है, पहला तो 2/3 है, फिर पाई है 22/7, फिर आर है हमारा 5.25, इस पे है घात 3, ये हमने यहाँ पे लिख दी। अब हम क्या करेंगे, अब इस घात 3 वाले को थोड़ा खोल देते हैं। 2/3 तो है ही, 22/7 भी है ही, लेकिन 5.25 गुणा 5.25 गुणा 5.25, घात 3 थी तो 3 बार गुणन पुनरावर्त में आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या कट रही है, जैसे ये 7 है, 7 से 5.25 कितनी बार कट रहा है, 0.75 बार कट रहा है। फिर ये 3 से ये कट रहा है 75.75, ये कितनी बार कट रहा है,
0.25 बार कट रहा है। अब हम सिर्फ आयतन निकाल पाएंगे कब? 2 को 22 से गुणा करेंगे, उसको 0.25 से गुणा करेंगे, 5.25 से गुणा करेंगे, फिर 5.25 से गुणा करेंगे, तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी? उस अर्धगोलाकार कटोरे का क्या होगा? आयतन होगा। और जो संख्या हमें प्राप्त होने वाली है वो है 303.1875। आप इसे अपनी रफ कॉपी में शुरू कीजिए। आप एक फॉर्मल दृश्यात्मक पार्ट को आप इस प्रकार से देख सकते हैं। इसको जब हल करेंगे आप 2 को 22 से, फिर 44 आएगा, 0.25 से करेंगे तो ये 0 आके 11 आ जाएगा, फिर 11.00 तो पॉइंट वाले 0 हट जाएंगे, फिर 5.25 से गुणा करेंगे तो 57.75 आएंगे, फिर 5.25 से गुणा करेंगे तो 303.1875। इसका जो गुणन जो संक्रिया होगी वो इस प्रकार से हल होगी। आप इसे अपनी रफ कॉपी में स्वयं करके चेक कीजिएगा। अब आगे क्या करना है देखिए। अभी तक प्रश्न का हल नहीं मिला है। प्रश्न का अर्धगोलाकार आयतन जो कटोरा था उसका क्या मिला है? हमें आयतन मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है? अर्धगोलाकार आयतन में की धारिता निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता, कैपेसिटी। धारिता के देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता जो होती है वो होती है 1 लीटर। कितनी होती है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1000 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता होती है 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता कितनी हो जाएगी? 1/1000 लीटर। अब देखिए हमारे पास है कितना आयतन? 303.1875 है। इस इतने सेंटीमीटर क्यूब की धारिता अपने पास कितनी हो जाएगी? जो 1 सेंटीमीटर क्यूब की धारिता है अपनी कितनी? 1/1000। इसको गुणा करना पड़ेगा हमें किससे? 303.1875 से। अब देखिए यहाँ पे भी पॉइंट है, पॉइंटों का पक्षांतरण करें, 1 2 3 कदम आता है, 1 2 3 कदम आए तो ये 1 के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमें धारिता मिलेगी वो मिलेगी 0.303185 लीटर। ज़्यादा दूर नहीं जाना है, प्रश्न में इतने तक ही दिया गया है। प्रश्न में बताया गया है इसकी धारिता जो है वो है 0.303 लीटर, 303 लीटर। और ये अपना यहाँ तक ही उत्तर है। हालांकि पॉइंट के बाद यहाँ तक आता है, लेकिन ये हमें लिखना नहीं है बहुत ज़्यादा दूर। जो दशमलव प्रसार है वो बहुत ज़्यादा दूर हमें नहीं लेना है, यहाँ तक ही हमें लिखना है और ये हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक आप अपने कॉपी में इसको नोट कीजिए, लिख लीजिए, क्लास को रोक के बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है उसको। और यहाँ के गुणन पुनरावृत्ति को आप स्वयं करेंगे अपनी रफ कॉपी में, इस प्रकार से आपको प्राप्त होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 अगला अपना है। एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में कुछ विशेष नई बात यह आई है कि जो टंकी है वो अंदर से खोखली है तो अर्धगोलाकार और अंदर से खोखली है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले इस सॉलिड टंकी का आयतन निकालेंगे कि मान लेंगे कि वो खोखली नहीं है, तब उसका आयतन क्या होता। फिर हम वो आयतन निकालेंगे कि अगर वो खोखली है तो उसमें खोखली होने के लिए कितना एक अर्धगोला निकाला गया होगा। उस अर्धगोले को यानी उसके अंदर से निकाले गए अर्धगोले का आयतन हम उसमें से कम कर देंगे, तो जो शेष आयतन बचेगा वो उस टंकी के चादर का आयतन बच जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ चित्र बनाया हुआ है, ये मान लीजिए कि पूरी टंकी सॉलिड है। उस पूरी टंकी का जो यानी इस गोले का जो त्रिज्या है वो कितनी है? 1.01 मीटर होगी, क्योंकि 1 सेंटीमीटर मोटी चादर आ जाएगी इसमें। अंदर से जो खोखलापन है इसमें वो भी एक अर्धगोलाकार ही है, तो इस अर्धगोलाकार का जो आयतन होगा वो कितना होगा? 1 मीटर त्रिज्या लेते हुए हम क्या करेंगे? इस अर्धगोलाकार के आयतन को निकालेंगे और 1.01 मीटर त्रिज्या लेते हुए हम इस पूरे बाहर वाले सॉलिड का निकालेंगे। तो बाहर वाले सॉलिड का अंदर वाले सॉलिड
से क्या कर देंगे, अंदर वाले सॉलिड को कम कर देंगे, तो ये चादर जो टंकी की में प्रयुक्त होने वाली लोहे की चादर है उसका आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहां देखिए दिया गया जो है, इस प्रकार से हमने डायग्राम बना दिया। लोहे की बनी अर्धगोलाकार टंकी खोखला अर्धगोला है और लोहे जो अर्धगोले की आंतरिक त्रिज्या है वो 1 मीटर की है और अर्धगोले की जो बाह्य त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर को हम 0.01 मीटर लिखते हैं। तो 1 मीटर में 0.01 मीटर जुड़ा तो 1.1 मीटर इसका उत्तर हमें मिल जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हम इस टंकी में प्रयुक्त लोहे का अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं तो लोहे का आयतन कितना हो जाएगा, लोहे का आयतन हो जाएगा बाह्य गोले का जो आयतन होगा ना, बाह्य गोले के आयतन में से कम कर देते हैं जब आंतरिक गोले का आयतन, जब बाह्य गोले के आयतन को हम आंतरिक गोले में से आंतरिक गोले का आयतन घटा देते हैं तो टंकी का लोहे का आयतन हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान देना, हम ये लोहे के आयतन को निकालने के लिए बाह्य गोले का आयतन लिखेंगे जो कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, जिसमें आर का मान अलग होगा और आंतरिक में आर का मान अलग होगा। ऐसा हम पढ़ते हैं, आपको याद हो जाना चाहिए। और इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब ही होता है, लेकिन इसका जो आर है वो है 1.01 मीटर और आंतरिक का है 1 मीटर। तो देखिए इसमें से 4/3 पाई हम कॉमन ले रहे हैं, सॉरी अर्धगोले का है तो 2/3 होगा, अर्धगोलाकार टंकी है तो इसका जो सूत्र में जो आयतन का जो सूत्र आएगा वो 2/3 होगा, अर्धगोलाकार में 2/3। बाह्य अर्धगोले का लिखना था यहाँ पे। दो बटा तीन पाई कॉमन ले लेते हैं हम, तो बचता क्या है आर क्यूब। आर क्यूब की जगह हम लिख देंगे, बाह्य आर की बात करें तो 1.01 की क्यूब माइनस आंतरिक की है 1 की क्यूब। 1.01 को यहाँ देखिए 2/3 के गुणा में लिख देंगे 22/7। 1.01 गुणा 1.01 गुणा 1.01 माइनस 1 गुणा 1 गुणा 1 करेंगे इसको हल तो क्या जाएगा देखिए 2.2 और 22 गुणा हो क्या जाता है 44 बट्टा नीचे आ जाता है 21। इन सब का एक गुणा 1.01 1.01 1.01 इनका सब का हम जब गुणा करेंगे तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो होगी 1.01 1.01 को गुणा करने से जो राशि प्राप्त होगी वो प्राप्त होने वाली है हमें 1.030301 और 1 को गुणा करने से प्राप्त होगा 1। अब नेक्स्ट देखिए आगे के इस पेज में हम हल कर देते हैं। आगे हम क्या करेंगे 44/21 है, इसके गुणा में कितना आ जाएगा, इन सब में से इसको जब हम घटाएंगे 1.030301 में से जब 1 घटाएंगे, ये 1 वाला 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 3.030301 बचेगा, 030301 बचेगा। फिर हम क्या करेंगे इसको 44 से गुणा करेंगे, इसको 44 से गुणा किया यहाँ पे तो कितना मिला 1.3333244। फिर हम क्या करेंगे इसमें भाग देंगे किसका 21 का, ये नीचे वाली संख्या का। यहाँ पे देखिए भाग देने से हमें जो प्राप्त राशि मिली है वो 0.06348 इस प्रकार से मिली है। ये क्या आया है, ये आया है उस लोहे का आयतन आया, ध्यान रखना। तो इस लोहे के आयतन के लिए हम क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे। और मात्रक किस रूप में लिखेंगे,
घन रूप में तो मीटर क्यूब आ जाएगा, ये इसका हो जाएगा उत्तर। यहाँ क्या किया गया है, थोड़ी सी बात नई आई थी कि लोहे के आयतन को पूछा है तो खोखले गोले का यहाँ पे आयतन पूछ लिया। खोखले गोले का आयतन निकालने के लिए हमें बाह्य अर्धगोला हो चाहे गोला हो, बाह्य गोले के आयतन में से आंतरिक गोले का आयतन घटाना होता है। बाह्य गोले का आयतन बाह्य गोले की त्रिज्या के माध्यम से निकलता है, आंतरिक गोले का आयतन आंतरिक गोले की त्रिज्या से माध्यम से निकलता है। यहाँ पे 2/3 पाई 2/3 पाई दोनों में था, कॉमन आ गया। ये इस प्रकार से हम हल करके यहाँ तक आप उत्तर तक पहुंचे हैं। शायद आपको ये बात जरूर समझ में आ गई होगी। अगर कुछ कम समझ में आई है तो क्लास को थोड़ा पीछे खिसका के दोबारा से इसको देखिए, बेहतर तरीके से ये समझ में आ जाएगी। इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये प्रश्न आपको भले यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो गुणा भाग वाली प्रक्रिया, ये आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं कीजिएगा, तभी आपकी प्रैक्टिस बेहतर होगी। यहाँ तक आपने क्लास को पूरा देखा है तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और किसी अन्य आपके साथी तक इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो इस क्लास को पढ़कर अपना अनुभव बेहतर कर सके या बढ़ा सके। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आप इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट करके सेव कर लें। नेक्स्ट अपना जो 7वां क्वेश्चन है वो इस प्रकार से दिया गया है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। इसका मतलब हमें 4/3 पाई r चाहिए। क्या चाहिए हमें, आयतन निकालने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है, रेडियस की, किसी भी गोले की त्रिज्या की हमें आवश्यकता होती है। अब त्रिज्या यहाँ डायरेक्ट रूप से तो दी हुई नहीं है, हमें एक अलग जो आंकड़ा दिया गया है वो दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया गया है, तो जो दिया गया है उसी से प्रश्न शुरू करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम जो चीज दी हुई है वो लिख लेते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल तो इसने गणितीय रूप में हमने अभी कन्वर्ट नहीं किया, हिंदी रूप में लिख दिया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि हमने पिछली प्रश्नावली में पढ़ा था कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मान हमें 154 दिया हुआ मिल रहा है। थोड़ा यहाँ लिख लेते हैं, 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पे देखिए 4 इंटू पाई की जगह 22/7 हम मान रखते हैं, r स्क्वायर की जगह में एक बार r स्क्वायर ही रखते हैं, बराबर में 154 आ जाएगा। बराबर में कितना आ जाएगा, 154। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे और r स्क्वायर के माध्यम से हम इस परिवार समीकरण के माध्यम से हम r का मान निकालेंगे। तो r स्क्वायर के बराबर क्या आ जाएगा, जो 154 है ना, इसके गुणा में तो जाएगा ये 7 और इसके बट्टा में क्या जाएगा, ये दोनों राशियां जो r स्क्वायर से गुणा हो रही थी, कौन कौन, 4 और 22, 4 और 22। अब देखिए ये जो 154 है ये इस 22 से पूरा 7 बार कट रहा है, यानी जो r स्क्वायर का जो मान आएगा वो आ जाएगा 7 गुणा 7 तो ऊपर रहेगा और नीचे 4 है, इसको हम 2 गुणा 2 लिख देंगे। उससे क्या होने वाला है अब आपको पता चल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अब देखिए यहाँ ऐसा इतना लिख लेने के बाद हम आगे क्या लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे इस r स्क्वायर के बराबर 7/2 का स्क्वायर। r स्क्वायर के बराबर क्या लिखेंगे, 7/2 का स्क्वायर, क्योंकि 7 गुणा 7 ऊपर है, 2/2 नीचे है, तो 7 गुणा 2 का स्क्वायर हो गया। यानी r का जो मान है वो 7/2, r का जो मान है वो है 3.5 सेंटीमीटर में मापांक चल रहा है, तो त्रिज्या किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में। अब एक ऐसा गोला जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर हो, हम उसका आयतन निकालना चाहते हैं। तो आयतन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, r चाहिए। r हमारे पास है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। तो गोले के आयतन का हम सूत्र लिख लेते हैं। सबसे पहले गोले का आयतन कैसे निकलता है, 4/3 पाई r क्यूब के माध्यम से। ये हमने यहाँ लिख रखा है, पहले भी सीखा था। इसको आपको याद कर लेना है, प्रश्नावली में हर जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अच्छा यही होता है कि ये न दिखाई दे, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि गोले के आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो 4/3 की जगह 4/3 पाई की जगह 22/7, r क्यूब की जगह हम लिखेंगे 3.5 की
क्यूब। आर क्यूब की जगह हम क्या लिखेंगे, 3.5 की क्यूब लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम क्या कर लेते हैं, आगे हम देखते हैं तो इसमें 4/3 को 4/3 ही रहने देते हैं, 22/7 को 22/7 ही रहने देते हैं, लेकिन जो 3.5 पे घात 3 आई है उसको हम 3.5 को 3 बार गुणन पुनरावर्त कर देते हैं, घात 3 को खोल देते हैं एक प्रकार से। ये देखिए 7 से ही कितनी बार कट रहा है, 0.5 बार कट रहा है। अब यानी इस गोले का अगर हम आयतन निकालना चाहते हैं v, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें 4 को 22 से गुणा करना पड़ेगा, 88 आ जाएगा। 88 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 44 आ जाएगा। 44 को फिर 3.5 से गुणा करेंगे तो हमें 154 मिलेगा। 154 को हम 3.5 से गुणा करेंगे तो हमें 539 मिलेगा, और 539 में हम 3 का भाग देंगे तो हमें जो राशि प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 179। तो भागफल आ जाएगा, 2 शेष फल बचेगा और 3 बट्टा में रहेगा 179/n/2/3। अब ये क्या निकाला, आयतन किस मात्रक में निकाला है, सेंटीमीटर में, तो इसके आगे अपना मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो गुणन प्रक्रिया की है वो आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं करेंगे। एक हिंट के तौर पर आप इसको यहाँ से देख लीजिए कि इस प्रकार से गुणा करेंगे तो आपको ये राशियाँ प्राप्त होगी, फिर 3 का भाग देंगे तो इस प्रकार से आपको ये राशि प्राप्त हो जाएगी। आप इसे अपनी नोट कॉपी में, अपनी रफ कॉपी या नोट कॉपी जो भी आपके पास कॉपी है वो उसमें लिख लीजिए और फिर आप इसका खुद अभ्यास कीजिए। अभ्यास से ही मैथ्स अच्छी सीखी जाती है, तो आपको अभ्यास करना ज़रूरी है। ये एक बार लिख लीजिए, फिर पुनः आप खुद अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब अगला अपना क्वेश्चन नंबर 8वां जो है वो इस प्रकार से दिया गया है, किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। यानी कोई भवन बना हुआ है जिस पर इस प्रकार से कोई अर्धगोलाकार गुंबद बना हुआ है। अंदर से इसमें सफ़ेदी कराने में 498.96 रुपये का व्यय होता है। इसमें व्यय दिया गया है कि 498.96 रुपये लागत होगी, कहने का मतलब इतनी लागत है। यदि सफ़ेदी की दर 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, यानी 1 वर्ग मीटर में कितने रुपये लगते हैं, 2 रुपये। और जो गुंबद होगा, गुंबद की जो अंदर की जो सफ़ेदी होगी वो केवल वक्र पृष्ठ पे होगी, पूरे पृष्ठ पे नहीं होगी, क्योंकि जो नीचे का हिस्सा होता है वो गुंबद का हमेशा खुला रहता है। अर्धगोलाकार आकृति होगी और अर्धगोलाकार आकृति में ये इस प्रकार का गुंबद होगा। इसमें जो सफ़ेदी होगी वो अंदर के इस वक्रीय भाग पर ही होगी। अंदर से ये जो नीचे का भाग है ये हमेशा खुला रहता है। तो अंदर का कौन सा हिस्से में कलर होना है, सिर्फ CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर वहां पे सफ़ेदी होनी है। तो सफ़ेदी की दर दे दी 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो तो ज्ञात करना है। 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए। गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल CSA होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और CSA वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर ही सफ़ेदी की गई है जिसको 498 रुपये में करवाया गया, और 1 वर्ग मीटर की लागत 2 रुपये आती है। और दूसरी बात पूछनी है कि पूछी गई है कि गुंबद की हवा का आयतन, गुंबद के अंदर अगर हवा भरे तो आयतन कितना होगा। देखिए ऐसा गुंबद होगा कोई, ये हमने चित्र के माध्यम से बना लिया यहाँ पे। फिर इसमें ऐसा दिया गया है कि गुंबद के अंदर का CSA, गुंबद के अंदर जो CSA यानी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर 2 रुपये प्रति मीटर की दर से पेंट किया गया, जिसका व्यय या लागत कितनी आई, 498 रुपये आई। अब देखिए अगर हम इसके अंदर का CSA निकालें तो ऐसे हम लिखेंगे कि गुंबद का आंतरिक CSA, अब यहाँ पे हम CSA लिख रहे हैं, उसका आप जरूर समझिएगा क्या लिखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व्ड सरफेस एरिया है। ये दोनों जो बातें हैं CSA और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात है। वो कैसे निकलेगा, सफ़ेदी का व्यय, सफ़ेदी का कुल व्यय लिख दो या सीधा व्यय लिख दो बटा सफ़ेदी में सफ़ेदी की दर लिख दो।
की दर। इस सूत्र से हमें आंतरिक CSA प्राप्त हो जाएगा। अब आंतरिक CSA प्राप्त करने के लिए हमें सफेदी के व्यय में दर का भाग देना पड़ेगा। सफेदी की व्यय कितनी है, मतलब आंतरिक CSA, किसी भी वर्त का आंतरिक CSA या CSA करोड़ सरफेस होता है, वो गुंबद के अर्धगोलाकार है। अर्धगोले का जो CSA होता है वो होता है 2πr²। इसके बराबर आ जाएगा कितना, सफेदी का कुल व्यय कितना है 498.96 बटा दर कितनी है 2। तो यहां से देखिए, अगर सीधा हम लिखें 2 की जगह, पहले एक बार इसको आंतरिक CSA ही लिख लेते हैं, फिर हम इसमें R निकालने के लिए इसको करेंगे। तो CSA आंतरिक करोड़ सरफेस एरिया बराबर हो जाएगा, इसमें इसका भाग देने पर 2 4 9 4 8। अब ये क्या है, एरिया है, और एरिया हमेशा किस में होता है, वर्ग मात्रक में होता है। वर्ग मात्रक हम किसका लेंगे, प्रति मीटर में ये माप दिया गया, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया पहले बिंदुगत प्रश्न का उत्तर। अब देखिए दूसरे बिंदुगत प्रश्न की हम बात करते हैं। तो दूसरे बिंदुगत प्रश्न में क्या दिया गया है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। दूसरे में क्या पूछा गया हमें, आयतन किसका, गुंबद का। अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, गुंबद का आयतन। गुंबद का आयतन कितना हो जाएगा 2/3, अर्धगोला है तो 2/3 πr³ हो जाएगा। यहाँ पे हमें R चाहिए, कहने का मतलब यही है कि अगर हमें इसका आयतन निकालना है तो R का मान हमें पता होना चाहिए, तभी हम R इस गुंबद का आयतन निकाल पाते हैं, अर्धगोले का आयतन निकाल पाते हैं। तो R निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, CSA जो अपना दिया है ना, वो होता है 2πr² बराबर कितना दिया है 249.48। R² का देखिए मान कितना आएगा, 2 × 22/7 ऐसे यहाँ रह जाएगा, गुणा R² बराबर 249.48। आगे यहाँ इसको हल कर लेते हैं थोड़ा। ये दूसरे बिंदुगत प्रश्न का यहाँ से यहाँ हम आगे की ओर इसका भाग कर रहे हैं। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ जो R² का जो मान आएगा वो आ जाएगा जो 249.48 है, इसके गुणा में तो चला जाएगा ये 7 और इसके भाग में चला जाएगा 2 × 22। अब देखिए 2 से ये कितनी बार कट रहा है, ये 2 से कट रहा है, देखो कितनी बार कटेगा 1 2, 2 का भाग 1 बार 2 बार, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार, 0.7 और 4, फिर ये 22 से कटेगा, कितनी बार कटेगा 5.67 बार इसका मान कटेगा। अब 5.67 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 5.67 को गुणा करेंगे हम 7 से, तो R² के बराबर कितना आ जाएगा, R² के बराबर हमें मिलेगा इन दोनों का गुणा 39.69। अब R का मान अगर निकालना है हमें, R का मान कैसे निकलेगा, अंडर रूट में जाएगा 39.69 और 39.69 को 39 यानी 39.69 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वर्गमूल आता है 6.3। यानी कहने का मतलब इस गुंबद की जो त्रिज्या है वो 6.3 मीटर की है। गुंबद की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 6.3 मीटर की है। ये बात आप पीछे की क्लासों में पढ़ चुके हो, सीखे हुए। वर्गमूल कैसे निकलता है, ऐसे गुणा कैसे होते हैं, संख्याएं कैसे कटती है, फिर आप इसको अपनी रफ कॉपी में हल करोगे तो ये बातें आपके समझ में आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, गुंबद के अंदर का आयतन, हवा का आयतन मान लो, या गुंबद का अंदर जो आने वाला आयतन है उसका मान निकालना है। तो उसका मान निकालने के लिए आयतन का सूत्र हमने लिख दिया, क्या था 2/3 πr³।
तो हम लिखेंगे 2/3 इंटू पाई की जगह 22/7 इंटू आर क्यूब की जगह हमें 6.3 इंटू 6.3 इंटू 6.3 लिखना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 7 से इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 से कितनी बार कटेगा, ये 0.9 बार कटेगा। फिर ये 3 से ये कट जाएगा 0.3 बार कटेगा। अब हमें क्या करना है, इस हवा का आयतन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को 22 से गुणा करना पड़ेगा, उसको 0.3 से गुणा करना पड़ेगा, उसको 6.3 से, उसको 6.3 से गुणा करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो मिलेगा। गुणा करने की प्रक्रिया है वो आप अपनी रफ कॉपी में कीजिएगा। देखिए आप, हम इस प्रकार से गुणा करेंगे, इस 2 को 22 से गुणा किया तो 44 आ गया, फिर 0.3 को से गुणा किया तो 13.2 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, 6.3 से गुणा करेंगे तो 83.16 आ जाएगा। फिर 6.3 से गुणा करेंगे इसे तो ये आ जाएगा 523.908। इसका उत्तर हमें मिलेगा 523.908। अब देखिए 523.908 क्या आया है, उस गुंबद में भरी जाने वाली हवा का आयतन आया है। ये आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं कीजिएगा, एक बार आप देख लीजिए किस प्रकार से किया हुआ है। यहाँ इस 39.69 का वर्गमूल निकालने का तरीका भी है। अब देखिए, अब ये आया है आयतन। आयतन का मात्रक होता है यूनिट की क्यूब, यूनिट अपनी क्या है, मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। ये उत्तर एग्जैक्ट जो अपनी प्रश्नावली में आ रहा है वो है 523.9 मीटर क्यूब। आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ क्लास को रोक के इसे नोट कीजिए। 9वां क्वेश्चन, लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है, r त्रिज्या के 27 कोई ठोस गोले हैं, छोटे छोटे ऐसे 27 ठोस गोले हैं। उन 27 ठोस गोलों को पिघलाकर एक r, जिनका जो रेडियस है, त्रिज्या कितनी है r, और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr², वो कितना s है। प्रत्येक का त्रिज्या r है तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। एक बड़ा गोला बनाया जाता है। इन सभी 27 को पिघलाकर एक बड़ा ऐसे गोलाकार आकृति बनाई जाती है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को किससे दर्शाया, s डैश। अब दो बातें ज्ञात कीजिए, इन तथ्यों के माध्यम से दो बातें ज्ञात कीजिए कि नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, s और s डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए। नए गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है सबसे पहले। तो यहाँ पे क्या दिया गया, छोटा गोला दिया गया है 27, तो इस प्रकार से छोटे गोले दिए गए 27 और बड़े गोले दिए गए। छोटे गोले की त्रिज्या r और बड़े गोले की r डैश है। छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल s और बड़े गोले का s डैश है। एक और संबंध दिया गया सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि छोटे गोले के 27 आयतनों को गुणा करें, यानी छोटे गोले के 27 गोलियों का, यानी छोटे गोलों का आयतन जो है वो उस बड़े गोले के आयतन के बराबर है। क्योंकि 27 को मिलने से वो बड़ा गोला बना है, तो उस 27 का जितना आयतन था उतना उस सब का एक में चला गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए छोटे गोले के आयतन का सूत्र रखना है। गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये किसका सूत्र है, आयतन का सूत्र है। ये हमने पीछे पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ तक हमने अभी तक सीख लिया होगा गोले का आयतन। अब देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 27 इंटू छोटे गोले का आयतन लिखना है तो 4/3 तो आएगा, पाई भी आएगा, r क्यूब भी आएगा, लेकिन r की घात 3 आएगा। ठीक है। बड़े गोले का लिखना है तो सीधा एक अकेला ही है, तो एक अकेले के लिए 4/3 तो आएगा, पाई भी आएगा, r क्यूब आएगा, वहां पे r डैश क्यूब हम ले लेंगे। नए गोले की त्रिज्या हमने क्या मानी है, r डैश मानी है, ध्यान रखना r डैश। और देखिए ये इसका 27 गुना आयतन इसके r डैश वाले के एक आयतन के बराबर है,
यहाँ जैसे देखिए 4/3 4/3 से कट गया, पाई पाई से कट गया। यहाँ जो आया ना मान वो आर क्यूब, आर डैश क्यूब का मान कितना आया, आर डैश क्यूब का मान आया है 27 इंटू आर क्यूब। अब देखिए ये आर डैश का अगर हमें मान निकालना है तो जो ये क्यूब है ना वो घनमूल में चली जाएगी, 27 और आर क्यूब के घनमूल में चली जाएगी। घनमूल मतलब 3 का पेयर बनने से, 3 के ग्रुप में से एक ही बाहर निकलना। तो 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, आर क्यूब को आर इंटू आर लिख सकते हैं, ये अंडर रूट में है। तो आर डैश का मान कितना आ जाएगा, एक तो 3 बाहर आ जाएगा, एक आर बाहर आ जाएगा, 3r बराबर आर डैश। इसका मतलब जो अपने पहले बिंदुगत प्रश्न को हल ने हम यहाँ से सोल्व करना स्टार्ट किए थे, इसमें हमने निकाल लिया है कि अगर छोटे नए गोले की त्रिज्या आर डैश हो, आर डैश है अतः नए गोले की त्रिज्या, नए गोले की त्रिज्या आर डैश बराबर 3r होगी। ये अपना हो गया पहले बिंदुवत प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का उत्तर हो गया पहले का। अब देखिए दूसरे में क्या पूछा गया, दूसरे में पूछा है कि s और s डैश का अनुपात लिखिए। s और s डैश का ध्यान देना, s क्या है मतलब छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हम ऐसे लिख देंगे, छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। अब 4πr² में हम अगर इनका मान रखें तो छोटे गोले के लिए r ही है, बड़े गोले के लिए r डैश है। तो देखिए 4πr² अनुपात 4πr डैश स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों तरफ अनुपातों में समान संख्या करनी है। r डैश इज इक्वल टू कितना है, 3r, r डैश इज इक्वल टू 3r है, ये हमने यहाँ पढ़ा है, 1 नंबर प्रश्न में उत्तर दिया था। तो अब वापस इनका मान रखें, 4 पाई से इस 4 पाई को हम काट देते हैं, r² अनुपात 3r स्क्वायर, r² के अनुपात में क्या है 3r²। अब देखिए r² तो यहाँ r² रहेगा, 3r² का मतलब हुआ कि ये जो स्क्वायर है ये 3 पर भी है और r पर भी है, इसका तात्पर्य ये होता है। तो यहाँ पे देखिए r² अनुपात 9r², यहाँ r² से ये r² समान संख्या थी इसलिए कट गया। हम यहाँ से s और s डैश का अनुपात निकालने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे गोले को s पृष्ठीय क्षेत्रफल माना है और बड़े गोले का s डैश पृष्ठीय क्षेत्रफल माना है। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 9। तो s और s डैश का पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 1:9 आया है। तो इसका क्या हो जाएगा, दूसरे प्रश्न का ये हो जाएगा उत्तर। इसका ऐसे लिख देंगे, s और s डैश का अनुपात 1:9 है, 1:9। इसे आप अपनी कॉपी में नोट रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ क्लास को रोक कर इसको लिखना है आपको। नेक्स्ट अपना 10वां क्वेश्चन है जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला, या इतना छोटा है, अगर 3.5 बहुत छोटा है तो इसको गोली नाम दे दिया। गोला या गोली मतलब है एक प्रकार से स्फेयर टाइप की छोटी सी स्फेयर है, गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई mm³ मतलब वॉल्यूम पूछ लिया, आयतन पूछ लिया इसमें कि इस मात्रक को आयतन में बदलिए, mm³ में कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब एक स्फीयर दे दिया जिसका डायमीटर दे दिया 3.5 और उसका वॉल्यूम पूछा गया है।
साधारण क्वेश्चन है, सिंपल छोटा क्वेश्चन है। अब देखिए दिया गया क्या है, दवाई के कैप्सूल को गोला बताया गया है, स्क्वायर बताया गया है। गोले का व्यास दिया गया है 3.5 mm। हमें निकालना है इसका आयतन, पूछा गया है आयतन। तो हम क्या करेंगे, इसको गोले का क्या निकालेंगे, गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। त्रिज्या के माध्यम से ही हम आयतन निकाल पाते हैं। तो त्रिज्या होती है r, वो होती है d/2, मतलब डायमीटर बटा 2, व्यास बटा 2। 3.5 में हम 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 1.75 mm। ये आ गया इससे गोली की त्रिज्या आ गई। अब नेक्स्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखेंगे इसमें गोले का आयतन का सूत्र। तो चाहे स्फीयर छोटा हो या बड़ा, गोला हो या गोली हो, गोले का आयतन क्या होता है गोले का, 4/3 पाई r क्यूब। हम पढ़ते आए हैं, अभी तक इतना हमने ज़रूर सीख लिया। इस सूत्रों को हमने अपनी जो इंट्रोडक्शन की क्लास थी, पीपीटी माध्यम से पढ़ी थी, उस क्लास में भी सीखा था, इस क्लास की शुरुआत में भी सीखा था। ये जो प्रश्न कर रहे हैं, ये हम अपनी इस प्रश्नावली के श्रृंखला का अंतिम प्रश्न होगा। आपने यहाँ तक अगर क्लास देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और आप इस क्लास को अगर पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कैसी लग रही है वो कमेंट के माध्यम से बताइए। और अन्य आपके साथी तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइए, ताकि उसे भी इस क्लास का जिस प्रकार से आपको फ़ायदा मिल रहा है उसी प्रकार उसको भी ये फ़ायदा मिल सके। अब हम इस प्रश्न को कर लेने के बाद अगली प्रश्नावली की ओर चलेंगे। तो आप हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए, ताकि जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और हम इन क्लासों को एक प्लेलिस्ट में एक सुव्यवस्थित तरीके से आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिए और क्लासों का आनंद लेते रहिए। यहाँ देखिए गोले के आयतन को हम 4/3 पाई r क्यूब सीखा है। तो 4/3 पाई की जगह 22/7 हुआ करता है। r क्यूब की जगह हम 1.75 mm एक बार नहीं लिखेंगे। 4/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 1.75। अब देखिए 1.75 में से ये जो 7 से है, ये संख्या कट रही है कितनी बार, 0.25 बार, 0.25 बार कट रही है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम अगर इस गोले का आयतन निकालना चाहते हैं तो 4 × 22 × 1.7 × 1.7 × 0.25, 1.75 इंटू 1.75 इंटू 0.25 करेंगे। गुणन प्रक्रिया करने का काम आपका है, आप अपनी रफ कॉपी में करिएगा। ये कभी इस प्रकार से आप किसी पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पे कर रखा है कि इनका जो गुणा आएगा वो कितना आएगा। देखिए 4 को 22 से किया 88 आया, फिर इसको गुणा करने की प्रवृत्ति है। ये किस प्रकार से उत्तर तक आप पहुँचेंगे, ये आप स्वयं अपनी रफ कॉपी में करेंगे। और इसका जो उत्तर हमें मिलेगा वो मिलेगा, इन ऊपर वालों का गुणा हमें मिलेगा 67.3950। इसमें हमें देना है भाग किसका, 3 का। भाग देने की प्रक्रिया यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, आप अपनी रफ कॉपी में स्वयं अभ्यास के तौर पर करिएगा। और इसका जब आप भाग देंगे तो उत्तर मिलेगा आपको 22.4650। इसको आप एग्जैक्ट मत लिखिए, उत्तरमाला में इतना ही है 22.46। और ये हमने निकाला है आयतन। आयतन का मात्रक होता है घन इकाई। घन इकाई में इकाई अपनी है mm, तो ये हो जाएगा mm³। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं, अतः कैप्सूल को भरने के लिए 22.46 mm³ दवाई की आवश्यकता होगी। आगे की क्लासें इसी चैनल पे आपको अपलोड करके मिल जाएगी। आपने पूरी क्लास को देखा, यहाँ तक आपने इस क्लास को अगर पढ़ा है तो आप इस क्लास को अन्य भाई बंधु तक शेयर भी ज़रूर कीजिए।
Thanks for watching, and please like, share and subscribe my channel. धन्यवाद।